Hey guys, do subscribe our YouTube channel and press the bell button to never miss any update from Radio Udan. दोस्तों, मैं जयश्री आप लोगों का हमारे शो एक मुलाकात में स्वागत करती हूं। हमें यकीन है कि हमारे उड़ान रेडियो के दर्शकों को हमारा यह कार्यक्रम योग विद सुषमा पसंद आ रहा है और लाभदायक भी है। मैं आप सबसे गुजारिश करती हूं कि आप हमारे कार्यक्रम को देखें, लाइक और सब्सक्राइब करें और शेयर करें ताकि इससे और भी लोगों का फ़ायदा हो। अगर आपको कोई सवाल या सुझाव हो तो हमें कमेंट बॉक्स में लिखना ना भूलें। थैंक यू। तो इस कार्यक्रम में हमने शुरुआत के 2 एपिसोड में ये जाना है कि योग की क्या तैयारियां हैं, यम और नियम, इतिहास, सूक्ष्म क्रिया, इन सब चीज़ों के बारे में जाना। तो आज चलिए हम सुषमा जी से और जानते हैं योग के बारे में। नमस्कार सुषमा जी, तो आज आप किस विषय पर रोशनी डालने वाली हैं? धन्यवाद जयश्री जी। आज मैं योग के एक महत्वपूर्ण विषय पर चर्चा करने वाली हूँ, जिसे षटकर्म या शुद्धि क्रिया कहते हैं। प्राचीन योग में हठ योग का वर्णन षटकर्मों के रूप में किया गया है। षटकर्म में शुद्धिकरण के 6 अभ्यास के समूह आते हैं। अच्छा। षटकर्म का उपयोग शरीर में त्रिदोष जैसे कि वात, पित्त और कफ को संतुलित करने के लिए होता है। आयुर्वेद में ऐसा भी कहा है कि त्रिदोष में असंतुलन होने के कारण शरीर में रोग उत्पन्न होते हैं। शरीर के विषैले पदार्थ मतलब टॉक्सिन्स को मुक्त करने के लिए और आध्यात्मिक मार्ग में सफलता पूर्वक आगे बढ़ने के लिए प्राणायाम और योगाभ्यास का उपयोग करते हैं। मदश्लेषलामाधिकः पूर्व षटकर्माणि समाचरेत् अन्यस्तु नाचरेत्तानि दोषाणां समभावतः। जब चर्बी या कफ की अधिकता हो जाए तो प्राणायाम का अभ्यास शुरू करने के पहले षटकर्मों का अभ्यास करना ज़रूरी होता है। जिनमें त्रिदोष संतुलित है, स्वस्थ है, उन्हें शुद्धि क्रिया की आवश्यकता नहीं। अच्छा। धोतिर्बस्तिस्तथा नेतिस्त्राटकम नौलिक तथा कपालभाति चेतानी षटकर्माणि प्रचक्षते। इसका मतलब धोती, बस्ती, नेति, त्राटक, नौली और कपालभाति, इन क्रियाओं को षटकर्म कहते हैं, जिससे हम शरीर की शुद्धि करते हैं। अच्छा, तो सुषमा जी, क्या हम ये षटकर्म अपने आप या किसी के कहने पर कर सकते हैं या किसी पुस्तक में पढ़कर कर सकते हैं क्या? जी नहीं, षटकर्म या शुद्धिकरण यह पुस्तक से पढ़ने वाली चीज़ नहीं है या सुन के भी आप मत कीजिए। इनका अभ्यास व्यक्तिगत रूप से गुरु से मार्गदर्शन लेके ही प्राप्त करना ज़रूरी है। आज मैं जो आपको जानकारी देने वाली हूँ उसमें मैं आपको एक मतलब संक्षिप्त में बताने वाली हूँ, और जो क्रिया आप कर सकते हो उसे आप अच्छी तरह से सुन के मेरी सूचनाओं का पालन करके 2 चीज़ें आप कर सकते हो। मैं बता दूंगी आपको प्रोग्राम में धीरे धीरे। अच्छा, तो सुषमा जी, आप ये जानकारी हमें दीजिए ताकि हम ध्यान पूर्वक इसे सुन सकें और समझ सकें। जी ज़रूर। कर्म में सबसे पहली क्रिया है नेति। नेति से सबसे पहले नेति के बारे में बताऊंगी। नासिका प्रदेश के शुद्धिकरण के लिए इसका इस्तेमाल होता है। इसमें हम नमक डाला हुआ बुनबुना पानी इस्तेमाल करते हैं। नमक आप उतना ही डालो जितना कि आपके आँखों के आंसू होते हैं, उतना ही खारा होना चाहिए। ज़्यादा खारा पानी यूज़ नहीं करना चाहिए। पानी बुनबुना होना चाहिए। एक नासिका से लेके दूसरे नासिका से हम बाहर निकालते हैं। इसके लिए एक स्पेशल पॉट भी मिलता है, नेति पॉट, जो कि प्लास्टिक का या मिट्टी का होता है। चाय की किटली की तरह दिखता है ताकि नासिका से पानी जाने में आसानी रहे।
जलनेति या फिर सूत्रनेति भी कुछ लोग करते हैं, जिसमें कि हम धागा या फिर कैथेटर का यूज़ होता है, वो एक नाक से डाल के दूसरे नाक से निकालते हैं। लेकिन ये आप करने से पहले इसका मार्गदर्शन लेना और किसी विशेषज्ञ के सामने इसका प्रत्यक्ष अनुभव लेना, प्रत्यक्ष आंखों से देखना बहुत ज़रूरी है। अच्छा सुषमा जी, तो इसे कौन नहीं कर सकते हैं? जिसको कोई कान की बीमारी है या आंखों की शस्त्रक्रिया हुई है, उन्हें नेति नहीं करनी चाहिए। जो कि प्रेग्नेंट महिलाएं हैं वो कोई आसन या फिर क्रियाएं नहीं कर सकती। अच्छा। लेकिन जलनेति कर सकती है। और आगे चल के मैं आपको त्राटक बताने वाले हो, तो त्राटक का भी प्रेग्नेंट महिलाओं को फ़ायदा होगा। तो नेति और त्राटक ये प्रेग्नेंट महिला के लिए बहुत ही अच्छा है। अच्छा सुषमा जी, हम हमारे दर्शकों को ये महत्वपूर्ण सूचना देना चाहते हैं कि ये जो प्रसारण आज का जो है, यह सिर्फ एक जानकारी है जिसे आप कृपा करके करें नहीं, सिर्फ जानने के लिए हम ये थियरी आपको बता रहे हैं। हम आगे बढ़ते हैं। हाँ जी। दूसरी क्रिया है धौती। इसे 3 मुख्य अंगों में विभाजित किया है। एक अंतर्धौती जिसे आंतरिक शुद्धि होती है, शीर्ष धौती सिर की सफाई, और रुद्र धौती वक्ष प्रदेश की सफाई। आंतरिक शुद्धि से मुख से गुदा तक आहार नली की पूरी सफाई की जाती है, जिसमें कि कुछ क्रियाएं हैं, जैसे कि शंख प्रक्षालन जिससे अपने आंतों की सफाई होगी, अग्निसार क्रिया जठराग्नि वर्धक है, कुंजल या फिर वमन धौती जिससे आमाशय की जल द्वारा सफाई की जाती है, वातसार धौती आंतों की वायु द्वारा सफाई होती है। और भी दंड धौती, वमन धौती, वस्त्र धौती, गजकर्णी, ये सब धौती में आते हैं। इसमें पानी पिया जाता है, आकंठ पानी पिया जाता है और फिर उसको वमन द्वारा बाहर निकाला जाता है। और इसमें ही कई कई प्रकार है, लेकिन फिर से मैं आपको सूचित करती हूँ, यह भी आपको किसी विशेषज्ञ के मार्गदर्शन से ही करना है। आपको खुद ट्राई के लिए घर पे करके नहीं देखनी है। तीसरी क्रिया है नौली। उदर के अंगों की मालिश करने और उन्हें मजबूत बनाने का विधि है, जिससे पचन शक्ति उत्तम होती है, बद्धकोष्ठता, वात, पित्त दोष विकार दूर होते हैं। इसमें वाम नौली, दक्षिण नौली, यह क्रियाएं शामिल हैं। चौथी क्रिया है बस्ती। यह प्रकार है, इसमें बास बस्ती, महाबस्ती और वायु बस्ती, यह प्रकार आते हैं। बड़ी आंतों की स्वच्छ करने के लिए एवं उसको पुष्ट बनाने के लिए यह विधियाँ की जाती है। कभी कभी आयुर्वेदाचार्य इसे रिकमेंड करते हैं और मार्गदर्शक के निगरानी में ही यह क्रिया की जाती है। वैसे बस्ती क्रिया बार बार करना सही नहीं है। अच्छा, तो सुषमा जी, अभी तक आपने हमें जितनी भी क्रियाएं बताई है उसमें हम कुछ चीज़ों का इस्तेमाल करते हैं, तो ऐसी भी कोई शुद्धिकरण की क्रियाएं हैं जहां हम कोई अलग सी चीज़ों का इस्तेमाल नहीं करके भी अंदर की शुद्धता कर सकते हैं? जी हाँ। कपालभाति जिसके बारे में मैं बताने वाली हूँ, 5वीं क्रिया, इसमें आपको कुछ बाहर से जल या फिर सूत्र ऐसा कुछ यूज़ नहीं करना है, लेकिन ये करने के लिए भी आपको मार्गदर्शक की आवश्यकता है। और इसे कैसे करनी है ये मैं आपको वीडियो में बताने वाली हूँ, तब आप वो वीडियो ज़रूर गौर से देख लीजिएगा और सूचना का पालन कीजिएगा। कपालभाति से लाभ क्या होते हैं मैं आपको बताऊं कि प्राणवायु का संचलन ठीक से होता है, रक्त का शुद्धिकरण होता है, कार्बन डाइऑक्साइड या फिर टॉक्सिन्स जो है बॉडी के वो रिमूव करने में, निकालने में मदद होती है। श्वसन मार्ग खुल जाता है। साइनस और जिसकी नाक की हड्डी बढ़ती है उसके लिए ये काफ़ी उपयुक्त है। कफ विकार दूर हो जाते हैं।
दमा, श्वसन रोग, किसी किसी को निरुत्साह लगना इत्यादि समस्या पे उपयोगी है। पाचन क्रिया में सुधार होता है, बद्धकोष्ठता, वायु दोष और उदर के जो रोग है वो दूर होते हैं। मस्तिष्क की नाड़ियों का शुद्धिकरण होता है। अच्छा। मानसिक स्थिरता बढ़ती है। वक्ष श्वसन और उदर श्वसन सुधरता है। चर्बी कम होके पेट पतला और हल्का बनता है। वायु कोश शुद्ध होता है। मस्तिष्क के अग्रभाग मतलब आगे का हिस्सा, उसको शुद्धि करने की ये श्वसन विधि है। अच्छा, तो क्या कपालभाति ऐसे भी लोग हैं जो नहीं कर सकते या नहीं करना चाहिए? जी हाँ, जैसे कि कुछ लोगों को उच्च रक्तचाप है या फिर चक्कर आते हैं, हार्निया है, दौरे पड़ते हैं, मिर्गी आती है या हृदय रोग है, अच्छा। आमाशय में अल्सर की प्रॉब्लम है, जो गर्भावस्था में महिलाएं हैं उनको कपालभाति बिल्कुल नहीं करनी है। जो महिलाओं को मासिक धर्म होते हैं तो मासिक धर्म के दौरान कपालभाति नहीं करनी है। अच्छा। खाना खाने के बाद कम से कम 4 घंटा पेट खाली हो तभी ये क्रिया आप कर सकते हो। अच्छा, इसके लिए ये सबसे सवेरे सबसे पहले करना बहुत लाभदायी होता है। जी हाँ, कोई भी योगासन की क्रिया अगर आप सवेरे करते हो क्योंकि हमारा पेट खाली रहता है सुबह, हाँ जी। तो वो बहुत ही लाभदायक होते हैं। अच्छा अच्छा। अच्छा, तो क्या सुषमा जी कपालभाति करने से कोई नुकसान भी होते हैं क्या? जी हाँ, अगर आपने इसे सही तरीके से नहीं किया तो इससे नुकसान भी हो सकते हैं। जैसे कि आपने बंद कमरे में किया, जहाँ पे ज़्यादा गर्मी है या कमरे में ज़्यादा धूल है, वहाँ पे आप करते हो तो नुकसान हो सकता है। पेट की सर्जरी हुई है तभी ये क्रिया नहीं करनी चाहिए। रीढ़ की हड्डी में अगर कोई प्रॉब्लम है तो ये क्रिया नहीं करनी चाहिए। अच्छा, तो हमारे दर्शक इन सब चीज़ों का एकदम ध्यानपूर्वक सुने और इसका आचरण करें, क्योंकि ये बहुत ही ज़रूरी है और हमारे सेहत से रिलेटेड है। सबसे लास्ट जो है 6th क्रिया, 6ठी क्रिया है शुद्धि क्रिया त्राटक, जो गर्भावस्था में की जा सकती है। जलनेति और त्राटक दोनों गर्भावस्था में की जाती है और इससे फायदे भी होते हैं। निरीक्षेन्निश्चल दृश्य सूक्ष्मलक्ष्यम समाहितः अश्रु संपात पर्यंत माचर्ये त्राटकम स्मृतम। इसका मतलब है एकाग्र चित्त से निश्चल दृश्य या कोई वस्तु पे लक्ष्य केंद्रित करना मतलब त्राटक। अश्रु संपात यानी कि आंखों से पानी आने तक त्राटक करना है। इससे नेत्र रोग नष्ट होते हैं। यह शुद्धि क्रिया अत्यंत महत्व की है। अच्छा। शरीर और मन का घनिष्ठ नाता है। शारीरिक क्रिया का इस्तेमाल मन की ताकत बढ़ाने के लिए किया जा सकता है। ऐसी क्रियाओं में से त्राटक है। मन पे नियंत्रण पाके उसे उच्चतम साधना प्रति प्रवृत्त करने का काम त्राटक करते हैं। अच्छा, हाँ जी। त्राटक की विविध प्रकार है। बाह्य त्राटक, जिसमें हम बहुत दूर अंतर पे जो चीज़ें हैं जैसे कि चांद, सूरज, तारे, पर्वत, समुंदर, ऐसे कोई एक चीज़ को निश्चित करके उसके लक्ष्य केंद्रित करना, उसे बाह्य त्राटक कहते हैं। सूरज पे त्राटक केवल सूर्योदय होने के कुछ सेकंड या कुछ मिनटों तक ही कर सकते हैं, नहीं तो आपके आंखों का नुकसान हो सकता है। दूसरा है आंतर त्राटक, आँख बंद करके बाह्य या मध्य त्राटक में देखा हुआ दृश्य देखना। शरीरांतर्गत इंद्रियों पे मतलब शरीर के अंदर जो अपने अवयव है, इंद्रिय है, उन पे या फिर अपने शरीर के अंदर जो षट चक्र होते हैं उस पे लक्ष्य केंद्रित करना और अंतर्मुख होने की प्रवृत्ति बढ़ाना मतलब आंतर त्राटक। त्राटक करने का जैसे जैसे समय बढ़ता है वैसे वैसे वृत्ति पर नियंत्रण आ सकता है। तीसरा है मध्य त्राटक, आंखें खुली रख के पास रखे कोई भी वस्तु, बिंदु, पेड़ का हरा पत्ता या ज्योति पर दृष्टि एकाग्र करना, इसे मध्य त्राटक कहते हैं। तीनों में सबसे सुरक्षित
और उपयुक्त ज्योति त्राटक है। अच्छा, तो सुषमा जी आप हमें ये बताइए कि त्राटक करने की रीत क्या है, इसे करते कैसे हैं? जी, ज्योति त्राटक जैसे मैंने कहा कि बाह्य त्राटक में सूरज पे आप करोगे तो अगर आपने समय सही नहीं चुना तो आपकी आंखों का नुकसान हो सकता है। लेकिन ज्योति त्राटक ये सेफ है, सुरक्षित है, इसीलिए मैं ये रिकमेंड करती हूँ और ये सब लोग कर सकते हैं। किसे नहीं करना है मैं आपको बाद में बता दूंगी। अभी ये त्राटक करने के लिए क्या लगता है, तो एक तो बैठने के लिए आसन, घी अथवा तिल का तेल का निरांजन या दिया वो चाहिए, और एक स्टैंड चाहिए जिस पे वो आप दिया रखो और आपके आंखों के दृष्टि के सीधे रेखा में वो आए। पानी चाहिए और एक सूती रुमाल चाहिए। अच्छा, तो सुषमा जी जो हमारे दिव्यांग दोस्त हैं जो ज़मीन पे आसन लगा के नहीं बैठ सकते हैं, तो वो क्या चेयर पे बैठ के या व्हील चेयर पे बैठ के ऐसे आसन कर सकते हैं? जी हाँ, वो ऐसे कर सकते हैं कि अपने व्हील चेयर पे बैठे या कहीं पे खड़े रहे, लेटे लेटे भी त्राटक कर सकते हैं। लेकिन निरांजन जो है या दिया उनकी आंखों की दृष्टि में होना चाहिए। जो लोग अंध व्यक्ति है वो अंतर त्राटक कर सकते हैं। अंतर त्राटक मतलब उन्हें अपने अंदर के जो अवयव है, शरीर के अंदर के इंद्रिय, उन पे लक्ष्य लगाना है, लक्ष्य केंद्रित करना है, तो अंतर्मुख हो सकते हैं। उस तरह से वो त्राटक कर सकते हैं। अच्छा, तो कैसे करना है? हाँ जी। रात का समय ज़्यादा शुभ है या फिर सुबह हम उठते हैं तभी सूर्योदय के पूर्व के वक्त में त्राटक करना लाभदायक है। क्योंकि उस वक्त में आवाज़ भी नहीं होती है, शांति होती है, अपना मन भी स्थिर होता है, और उस वक्त में जो हमारे शरीर में जो नाड़ियाँ है उसमें से सुषुम्ना नाड़ी जो आध्यात्मिक उन्नति के लिए बहुत ही फायदेमंद है वो एक्टिव रहती है। अच्छा, तो उस वक्त अगर हम त्राटक करें तो बहुत अच्छा है। दरवाजे और खिड़कियां बंद करनी है, अंधेरा करना है, अच्छा, फैन को बंद रखना है, और आसन पे बैठेंगे जो भी कंफर्टेबल पोजीशन जैसे सुखासन या वज्रासन, पद्मासन अगर आप डाल सकते हो तो व्हील चेयर पे बैठते तो व्हील चेयर पे बैठे, बेड पे बैठते हो तो बेड पे बैठे, और आपसे 4 से 6 फुट के अंतर पे एक दिया जो कि शुद्ध गाय के घी का या तिल का तेल हम इसीलिए बोलते हैं क्योंकि ये सात्विक रहता है, और उसकी जो लौ है वो सौम्य रहती है, इससे अपने आंखों को नुकसान नहीं करता है। अच्छा, मोमबत्ती आपको अवॉइड करनी चाहिए, मोमबत्ती, क्योंकि मोमबत्ती धीरे धीरे छोटी छोटी होती जाएगी तो आपके नज़र की दृष्टि से नीचे आती जाएगी, तो इसीलिए उसको यूज़ नहीं करना है। हाथ बाजू में ही पास में आपको पानी रखना है और एक सूती वस्त्र उसमें डुबा के रखना है। रीढ़ की हड्डी बिल्कुल सीधी रखनी है, और आपको ज्योति पे एकाग्रता साधनी है। लेफ्ट हैंड में राइट हैंड रखना है जिसको लोपा मुद्रा कहते हैं। आप देखते होंगे कि भगवान बुद्ध है, हाँ जी, हाँ जी, वो हमेशा वज्रासन में बैठते हैं ज़्यादातर, और उनके लेफ्ट हैंड में राइट हैंड रहता है। हाँ जी। तो लोपा मुद्रा करने से आपके मन का संयम बढ़ता है। अच्छा, तो वज्रासन में जब भी हम बैठते हैं तो लोप का मुद्रा करें तो बहुत अच्छा है। ऐसे बैठ सकते हो या फिर आप दोनों हथेली आपके घुटनों पे रखनी है, और एक आध मिनट में ही आपको ऐसे लगने लगा कि अभी हम आंख बंद करें, जैसे ही आप ज्योति पे कंसंट्रेट करना चालू होगे तभी आपको अलग अलग अनुभव आएंगे। जैसे कि आपका मन बोलेगा कि नहीं नहीं देखना है, आंखें बंद होने लगेगी, तो भी आपको एक निश्चित दृढ़ संकल्प से आपको वो कोशिश करनी है कि हम उसे लगातार देखें। और जब आपको ऐसा लगे कि नहीं अभी नहीं हो सकता, अभी असह्य हो रहा है, अभी आंखें बंद करनी है, तो आप थोड़ी देर के लिए आंखें बंद करेंगे और फिर से दृढ़ निश्चय करके फिर से त्राटक चालू रखेंगे। आँखों को सहजता से बंद ना हो यह आप दक्षता लेंगे। आँखों के ज्ञान तंतु इससे बलवान होते हैं, नेत्र प्रभावशाली और आकर्षक होते हैं। जैसे जैसे आँखों से
अश्रु या आंसू बाहर निकलते हैं, वैसे वैसे आपको आनंद और समाधान मिलता है। अच्छा। और आपको शुरुआत में अलग अलग दृश्य सामने आएंगे, कुछ चीज़ें याद आएगी, कुछ रंग दिखने लगेंगे। अच्छा, तो ये त्राटक कितने समय तक करना है हमें? जी, त्राटक का अभ्यास आपको 2 मिनट से लेके 15 मिनट तक बढ़ा सकते हैं आप। तो ये हमें धीरे धीरे अंतरकाल में बढ़ाना है या एक ही दिन बैठ के 2 से 15 मिनट तक बढ़ा देना? जी नहीं, धीरे धीरे आपको शुरुआत में जितना हो सके कम, फिर धीरे धीरे प्रैक्टिस होते होते आगे आपका टाइम बढ़ेगा। और जितना टाइम हम अपनी आंखें खोल के ज्योति को जितना टाइम हमने देखा, उतना ही आपको आंखें बंद करके वही ज्योति को आपके भ्रुकुटी मध्य, मतलब दोनों एब्रो के बीच में, जहाँ पे अपना आज्ञा चक्र होता है, जहाँ हम बिंदियाँ लगाते हैं, बिंदी लगाते हैं औरत लोग, सही बोला आपने, वहाँ पे ज्योति को देखने का प्रयास करना है और इस तरह से हमारी एकाग्रता बढ़ानी है। सराव से और मनोनिग्रहता से हम ये धीरे धीरे साध्य कर सकते हैं और इसे ही हम अंतरत्राटक कहेंगे। मतलब जब भी हमने ज्योति को खुली आंखों से देखा तो वो मध्य त्राटक हुआ, फिर आंखें बंद करके उसको इमेजिन किया अपने भ्रुकुटी मध्य में, तो उसे अंतरत्राटक कहेंगे। अच्छा। फिर अंदर देखने के बाद हमें एक आँख खोलनी है और फिर ज्योति की तरफ देखना है और पानी में भिगोया हुआ रूमाल जो हमने बाजू में ही रखा है कटोरी में, उसे हमें बंद आँखों से कानों तक, जो अपनी आँख बंद है वहाँ से कानों तक घुमाना है 10-12 बार। फिर दूसरी आँख खोलनी है और फिर पहली आँख बंद करके वहाँ पे भी हम कानों तक, आँखों से कानों तक 10-12 बार रूमाल घुमाना है। अच्छा, जैसे बच्चों को सहलाते हैं उस तरह से लेके लगाना है? जी हाँ। अच्छा। और फिर 5-10 मिनट के बाद नेत्र स्नान करना है। अच्छा, नेत्र स्नान क्या होता है सुषमा जी? जी, हमें नेत्र स्नान में क्या करना है, आपके मुंह में पानी भरना है जितना हो सके, मुंह का चंबू बनाना है गाल का। अच्छा, पूरी तरह से गुब्बारे की तरह, जैसे आप बलून फुलाते हो तो गुब्बारे, तो वैसे पानी से भरना है और दोनों आँखों पे एक एक करके बारी बारी से एक आँखों में हाथ में पानी लेके उस पे फवारे मारने हैं 10 बार। तो एक आँख पे 10 बार मारेंगे, फिर से पानी अगर आपको लगता है कि अभी मुंह में नहीं भर सकते तो फेंक के दूसरा फिर से भर लो और फिर दूसरी आँखों पे 10 बार फवारे मारने हैं। इसे नेत्र स्नान कहते हैं। अच्छा सुषमा जी, अब हमें ये बताइए कि ये कौन कर सकता है, कब करना चाहिए और इसके लाभ क्या है? जी, जब आपका पेट 4 घंटे खाली है तब करना चाहिए और सबसे अनुकूल समय मैंने आपको बताया प्रातः काल का है, या फिर रात को सोने से पहले भी शांति होती है तभी भी कर सकते हैं। अच्छा। 12 साल के बाद के लोग ही इसे कर सकते हैं, छोटे बच्चों को नहीं करना है। अच्छा। और तिल का तेल यूज़ करेंगे तो ज़्यादा अच्छा है, कैंडल यूज़ नहीं करनी है। जिनका मोती बिंदु का ऑपरेशन हुआ है या मोती बिंदु है, आंखों के विकार है, शस्त्र क्रिया हो गई है, उन्हें त्राटक नहीं करना है। अच्छा। डायबिटीज से जिनकी दृष्टि अधू हो गई उन्हें त्राटक नहीं करना है। अच्छा। जिनको आँख आ गई है या फिर कल नींद अच्छी तरह से नहीं हुई, नींद कम मिली है, तो उन्हें भी उस दिन त्राटक नहीं करना है। इसके लाभ बताती हूँ मैं आपको। हाँ जी। जैसे कि बढ़ती आयु के कारण जो नेत्र विकार आते हैं, जिन्हें जैसे बड़े नंबर का चश्मा लग गया, तो उनको ये बहुत उपयुक्त है। जिन्हें निद्रानाश का प्रॉब्लम है, नींद नहीं आती है, सिर दर्द होता रहता है, उनको ये लाभदायक है। स्मरण शक्ति बढ़ाने के लिए, अच्छा, अभ्यास में एकाग्रता बढ़ाने के लिए, और इससे आकलन शक्ति भी तेज हो जाती है। अपनी सद विवेक बुद्धि को विकसित होने के लिए ये गुणकारी है। आध्यात्मिक उन्नति हो जाती है, मन की स्थिरता बढ़ती है, श्वसन की गति कम होती है, चित्त की चंचलता कम होती है, दृष्टि पवित्र और सतेज हो जाती है, नेत्र आकर्षक हो जाते हैं। अच्छा, षटरिपु नियंत्रण में आते हैं, जैसे कि इससे हमें आंतरिक
बल वृद्धि करते हैं, मिलती है। षटरिपु में जैसे कि राग, लोभ, काम, क्रोध, मद, मत्सर, ये सब है, तो वो कंट्रोल में आने के लिए मदद हो जाती है। अच्छा, तो सुषमा जी, अभी ये षट कर्मों में सारे 6 शायद हम कर पाएं या ना कर पाएं, तो इनमें से ऐसे कुछ 2 बताइए जिसे हम करें तो बहुत लाभदायक भी है और शायद हमारे लिए आसान भी है करना और अच्छा भी है। देखिए, षटकर्म सारे ही लाभकारी है। हाँ जी। लेकिन जैसे कि मैंने कहा कि मार्गदर्शन के सामने ही आप करो और खुद के अनुभव से प्रात्यक्षिक देखने के बाद ही कर सकते हैं। लेकिन इसमें से जो त्राटक है वो आप कर सकते हैं, कपालभाति भी आप कर सकते हैं, लेकिन उसके लिए भी आप प्रात्यक्षिक एक वीडियो देखो, उसको समझो, सूचनाओं का पालन करके कर सकते हो। और इससे काफ़ी फायदा मिलता है। जैसे प्राणायाम में जैसे आंतर कुंभक करते हैं, उससे प्राण शक्ति बढ़ाई जा सकती है, वैसे त्राटक से भी शरीर की प्राण शक्ति बढ़ाई जा सकती है। अच्छा। जिसे कि हम ओज या तेज कहते हैं, जिसे इंग्लिश में ऑरा कहते हैं। तो ये साधना से ये शक्ति बढ़ती है। साधक प्रभावी, तेजस्वी, उत्साही, कार्यकुशल, आशावादी, आत्मविश्वासी होता है। और शरीर के जो नुकीले हिस्से हैं जैसे कि नाक, कान, आँख, मुंह, इस पे यह शक्ति का प्रभाव ज़्यादा होता है, क्योंकि ये शक्ति जुड़ जाने के कारण उनका चेहरा तेजस्वी होता है। यम नियमों का पालन जो हमने पिछले एपिसोड में डिस्कस किया था, और यह त्राटक अगर आप दीर्घ अभ्यास करते हो तो उससे आपको सम्मोहन शक्ति, रोग निवारण कर सकते हो, दूसरों के मन के विचार जानने की क्षमता प्राप्त हो सकती है। लेकिन इन शक्तियों का उपयोग लोक कल्याण के लिए करना जरूरी है और निरपेक्ष वृत्ति से होना चाहिए। अच्छा। इसका दुरुपयोग ना करें। अच्छा जी, योग से हमारा शरीर, मन और आत्मा इसे जुड़ना, संयोग ये होता है, और इससे हमारी आध्यात्मिक, शारीरिक, मानसिक उन्नति होती है। तो इसका जितना हो सके खुद के लाभ के लिए उपयोग करना चाहिए। जो जानकारी आपको मिल रही है, मुझे यकीन है आप चाहेंगे कि ये जानकारी आप दूसरों तक भी पहुंचाएंगे, क्योंकि उन्हें भी उस चीज़ का लाभ मिलेगा। इसीलिए आप ये चैनल को, रेडियो उड़ान चैनल को और इस प्रोग्राम को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। और अगर आपके कोई सुझाव है या प्रश्न है तो हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर भेजिएगा। फिर मिलेंगे हम नई जानकारी के साथ योग विद सुषमा के प्रोग्राम में। तब तक के लिए धन्यवाद। हरिओम। नमस्ते। थैंक यू सो मच सुषमा जी, थैंक यू। अब हम मिलेंगे अगले एपिसोड में। थैंक यू।